जादुई लैंप। सतीश एक बहुत ही ईमानदार इंसान था। वो गांव के हर इंसान की मदद किया करता था। एक दिन वो जंगल से अपने दोस्त गगन के साथ जा रहा था। हाथ में एक टॉर्च लिए वो आगे बढ़े जा रहा था। आज अमावास की रात थी, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे भाई, आज तो अमावस की रात है। अगर हमारी ये टॉर्च बंद हो गई तो हम क्या करेंगे? अरे ऐसा क्यों कहते हो भाई? कुछ नहीं होगा, रास्ता थोड़ा ही लंबा है और टॉर्च में पूरा चार्ज करके आया था, घबराओ मत। वो लोग ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे, तभी अचानक उनके आगे शेर आ जाता है। हे भगवान, इतनी अंधेरी रात और ऊपर से शेर भी आ गया। मुझे नहीं लगता अब हम बच पाएंगे। सतीश, जल्दी कुछ करो। तुम घबराओ मत, हम दोनों शेर का मुकाबला कर सकते हैं। जब वो शेर तुम्हारी तरफ आए तो मैं उसकी पूंछ पकड़कर उसे भगाने की कोशिश करूंगा, और जब वो पलटकर मेरी तरफ आएगा तब तुम मेरी मदद करना। गगन उसे हाँ कह देता है। शेर जैसे ही गगन की तरफ झपटता है, सतीश उसकी पूंछ पकड़ लेता है। शेर उसकी तरफ मुड़ता है। सतीश अपनी टॉर्च गगन की ओर फेंक देता है ताकि उसे शेर की पूंछ दिख जाए। मुझे लगता है सतीश, तुम शेर से निपट सकते हो। मैं दिल का बहुत कमजोर आदमी हूँ। मैं इस शेर का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं जा रहा हूँ। गगन सतीश को शेर के हवाले छोड़कर टॉर्च की रोशनी में जंगल से बाहर भाग जाता है। सतीश किसी तरह उस शेर से खुद को बचा लेता है और वहां से दूर निकल जाता है, लेकिन सतीश बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त गगन मेरे साथ ऐसा करेगा। अंधेरे में सतीश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अंदाजा लगा कर आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे कोई है? मैं यहाँ गड्ढे में गिर गया हूँ। कोई हो तो मुझे यहाँ से निकालो। सतीश आवाज को सुनते हुए उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से आवाज आ रही थी। आप कौन हैं और आप कहाँ पर हैं? देखिए, मेरे पास कोई भी रोशनी का जरिया नहीं है जिससे मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। इसीलिए आपको मुझे बताना होगा कि आप कहाँ पर हो। अरे बेटा, मैं यहाँ नीचे गड्ढे में गिरा हुआ हूँ। मेरा पैर भी लगता है टूट गया है। मैं चल नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें यहाँ नीचे गड्ढे में उतरकर मुझे ऊपर ले जाना होगा। सतीश घायल होकर भी गड्ढे में नीचे चला जाता है उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए। सतीश को गड्ढे में जाते ही एक रोशनी दिखाई देती है। वहीं पर उसे बूढ़ा इंसान मिलता है जिसका पैर टूट चुका था। बेटा, मेरी मदद करो, मैं चल नहीं सकता। सतीश उस बुढ़े को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। मैं तुम्हारी हालत देख रहा हूँ बेटा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूँगा, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मेरा घर पास में ही है। ठीक है, आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए। आप मुझे अपने इस लैंप से रोशनी बताइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आऊंगा। बूढ़ा सतीश की पीठ पर बैठ जाता है और सतीश बड़ी कठिनाई के साथ बूढ़े को उसके घर तक छोड़ आता है। सतीश उसे घर पर छोड़ते ही बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि वो उस बूढ़े आदमी के बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसके सारे जख्म भर चुके हैं। तुम्हें होश आ गया बेटा? 3 दिनों से तुम यहाँ मेरे पास हो। चलो, शुक्र है तुम ठीक हो। क्या कहा? 3 दिनों से? चौंको मत बेटा, तुम्हारी हालत ऐसी थी जिसे देखकर मुझे लग रहा था कोई जंगली जानवर ने तुम पर हमला किया है। हाँ बाबा, मुझ पर एक शेर ने हमला किया था, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने दुनिया देखी है बेटा, किसी इंसान का कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है बाबा, आपने ही तो मेरी जान बचाई। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब तक आप जैसे भले लोग इस दुनिया में हैं, इंसानियत पर विश्वास हमेशा बना रहेगा। बूढ़ा हंसते हुए कहता है। बेटा,
मैंने तुम जैसे नेक दिल इंसान आज तक नहीं देखा। मैंने तो अपना कर्ज निभाया है, लेकिन तुमने घायल होने के बावजूद भी मुझे अपने घर तक सही सलामत पहुंचाकर इंसानियत की मिसाल दी है। तुम घायल थे, तुम्हारे शरीर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। नहीं बाबा, अगर मेरी जान बचाना आपका फर्ज था तो आपकी जान बचाना मेरा फर्ज था। इंसानियत के नाते मैं आपको वहां नहीं छोड़ सकता था। ठीक है बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए अपनी तरफ से कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारे निस्वार्थ सहायता की भावना के लिए। बूढ़ा उसे अपने लैंप दे देता है। बेटा, मेरा ये लैंप ले लो। मुझसे ज्यादा इसकी तुम्हें जरूरत है। ये मेरी जीवन की कमाई है। ये कोई आम लैंप नहीं है। इसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इससे किसी की जान तक वापस लाई जा सकती है। मुझे ये लैंप एक जादूगर ने दिया था, उसकी जान बचाने के लिए। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए अब से ये तुम्हारा है। सतीश उस लैंप को ले लेता है और बूढ़े को धन्यवाद कहकर सुबह अपने घर वापस चला जाता है। उसके घर के लोग रो रहे थे। उन्हें गगन ने खबर दी थी कि शेर ने उसे मार के खा लिया। उसे देख के उसकी माँ खुश हो जाती है। मेरा बेटा, तू वापस आ गया। इतना कहते हुए उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। माँ, मुझे गगन से मिलने जाना है। उसे कुछ गलतफहमी हो गई है, उसे ही दूर करना है। सतीश गगन के घर जाता है और उसके दरवाजे पर खटखटाता है। अरे, अब कौन आ गया है भाई? गगन दरवाजा खोलता है। गगन उसे देखकर डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। सतीश, तुम यहाँ? मेरे दोस्त, देखो तुमने क्या चाहा था, मगर भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गगन उसकी बात सुनता है और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। गगन मेरे दोस्त, उठो, क्या हो गया अचानक से तुम्हें? उसकी पत्नी और बच्चे रोने लगते हैं। सतीश को तभी उस लैंप की याद आती है। उसने घर पर जाकर उसे लाया और गगन के आगे रख दिया। कुछ समय बाद गगन उठ बैठा। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुझे माफ करता हूँ गगन, लेकिन जिंदगी में कभी किसी से दगा नहीं करना। जादुई कलम। रायपुर नाम के गांव में भीमा नाम का एक मजदूर रहता था। भीमा था तो गरीब, पर दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार था। उसकी सबसे बड़ी खूबी तो यह थी कि वह इतना दयालु आदमी था कि खुद भूखा होते हुए भी अपना भोजन दूसरों को खिला देता था। एक दिन बारिश हो रही थी और रामदीन की झोपड़ी में एक तरफ पानी टपक रहा था। रामदीन काका, ये क्या? आपका तो पूरा घर टपक रहा है। क्या करे भीमा बेटा, ये गरीबी ससुर चीज ही बहुत बुरी है। हर बरस सोचत रहत कि अब का पक्का छत अवश्य बनवा लूंगा, पर कमबख्त पैसा ही नहीं जुड़ पाता। रामदीन की यह मजबूरी देखकर भीमा का दिल पसीज जाता है और वह सोचता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं रामदीन जैसे गरीब लोगों की मदद करता, पर मुझे तो भगवान ने गरीब ही बनाया है। फिर भला मैं सिवाय तड़पने के और क्या कर सकता हूँ। इस घटना के कई दिन के बाद भीमा एक रोज गांव से शहर की तरफ पैदल ही मजदूरी करने के लिए जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अरे भाई, बहुत भूखा हूँ, अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। यह सुनकर भीमा अपनी जेब से अखबार के टुकड़े में लिपटी 4 रोटियां निकालकर उस बूढ़े आदमी को देता है और कहता है, लो बाबा, ये 4 रूखी सूखी रोटियां हैं, आज इन्हें ही खाकर अपनी भूख को शांत कर लो। पर बेटा, तू भी मुझे गरीब मजदूर लगता है। अगर तू ये रोटियां नहीं खाएगा तो फिर सारा दिन मेहनत कैसे कर पाएगा। बाबा, जिसके मन में दूसरों के लिए दया और स्नेह होता है, उसमें इतना धैर्य आ जाता है कि वो एक नहीं बल्कि कई दिन बिना खाए मेहनत कर सकता है। जीते रहो बेटा। यह कहकर भीमा चलने लगता है तो बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है और उसे एक पुरानी कलम देते हुए कहता है,
बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस कलम के सिवाय कुछ और नहीं है। तुम इसे ले लो, हो सकता है कि तुम्हारे लिखने के काम आ जाए। भीमा उससे कलम लेना तो नहीं चाहता था, मगर उसका मन रखने के लिए लेकर जेब में डाल देता है। और अगले दिन भीमा की पत्नी प्रतिज्ञा उसकी कमीज की जेब से उस कलम को निकालकर देखते हुए कहती है, कलम तो बहुत पुरानी लगती है, पर हो सकता है लिखती हो, कुछ लिखकर देखती हूँ। यही सोचकर प्रतिज्ञा एक कागज उठाकर उस कलम से यूं बिना कुछ सोचे समझे लिख देती है कि अगर गरम गरम जलेबी खाने मिल जाए तो मजा आ जाए। फिर जैसे ही लिखना बंद करती है, उसके सामने गरम गरम जलेबियां हाजिर हो जाती हैं। यह देखकर प्रतिज्ञा चौंक जाती है। अरे कमाल हो गया, ये तो जादुई कलम है, इससे लिखकर जो मांगा जाए तुरंत मिल जाता है। इस जादुई कलम के हाथ में आते ही भीमा बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा, बेचारे रामदीन काका के पास पक्का घर नहीं है, क्यों ना सबसे पहले उसके लिए एक पक्का मकान लिख दूं। यही सोचकर वह एक कागज पर लिखता है कि रामदीन की झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाए। उसके यह लिखते ही रामदीन की झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाती है। अरे ये तो कोई करिश्मा हुई गवा, देखो ना हमारी झोपड़ी कैसे पक्का मकान में बदल गया। अब तो खुश होना रामदीन काका। हम सच में बहुत खुश हैं भीमा, पर ये करिश्मा तू तो नहीं करना सीख गवा। हमारा मतलब ये है कि इसमें तोहरा तो कोई हाथ नहीं है। अरे नाना काका। उस दिन के बाद भीमा उस जादुई कलम से बहुत से गरीब लोगों की मदद करता है, मगर खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगता। वह अपने गुजारे के लिए पहले की तरह मजदूरी ही करता था। क्यों जी, अब तो आपके पास जादुई कलम है और आप जानते हैं कि इससे लिखने पर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, फिर भी आप मजदूरी करके ही घर चला रहे हैं, ऐसा क्यों? वो इसलिए प्रतिज्ञा, क्योंकि ऐसी चीजों से खुद तकलीफ या मजदूरी में ही मदद लेना उचित रहता है, और मेरे पास ऐसी कोई मजदूरी नहीं है। मेरी मेहनत मजदूरी में मेरा घर अच्छे से चल जाता है। भीमा की सुनकर प्रतिज्ञा के मन में संतोष होता है और वह अपने पति पर गर्व महसूस करती है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और एक रोज भीमा गांव की एक गरीब महिला को जमींदार के आगे रोते गिड़गिड़ाते हुए देखता है। अरे क्या हुआ काकी, आप जमींदार के सामने इस तरह क्यों रो रही हैं? तुम्हारे काका बहुत बीमार हैं। उनका इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए, पर जमींदार तो 10 रुपया सैकड़ा का ब्याज मांग रहा है। भला यह अन्याय नहीं तो और क्या है? काकी आप रोइए मत, निश्चिंत होकर घर जाइए। जब तक आप घर पहुंचेंगी, अर्जुन काका की बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम ऐसा क्या जादू करोगे भीमा? कुछ भी करूं, आप जाइए। आप जमींदार के कर्ज से बच जाएंगी और काका भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस तरह भीमा अपनी जादुई लेखनी से जैसे ही लिखता है कि अर्जुन काका की बीमारी ठीक हो जाए, तो तुरंत ही उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। मगर जमींदार को भीमा पर शक हो जाता है और वह सोचता है, जरूर इस भीमा के पास कोई ऐसी चमत्कारी चीज है, इसीलिए तो ये जिस गरीब को जैसी मदद चाहिए वैसी ही मदद कर देता है। इसका तो पता लगाना ही होगा, वरना मैं तो गया काम से। यही सोचते हुए जमींदार घर जाता है और घर जाते ही जमींदारनी उससे शिकायत करती है। 4 दिनों से घुटनों का दर्द है, क्या आप मुझे दवाई नहीं दिलवा सकते? जो मैं कहूँ करोगी तो बिना दवाई के मिनटों में दर्द गायब हो जाएगा। क्या करना होगा जी? उसके बाद जमींदार अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और समझा बुझाकर भीमा के घर भेजता है। प्रतिज्ञा बहन, 4 दिन से घुटना दर्द कर रहा है, कोई दवा असर ही नहीं कर रही है। सुना है भीमा ने बीमार अर्जुन काका को 2 मिनट में ठीक कर दिया था। मेरे घुटने का दर्द भी ठीक करा दो ना। चिंता न करो जमींदारनी जी, मैं आपके घुटनों का दर्द अभी गायब कर देती हूँ। यह कहकर प्रतिज्ञा अंदर जाकर जादुई कलम के कागज पर लिख देती है कि जमींदारनी के घुटनों का दर्द गायब हो जाए। यह लिखते ही दर्द गायब हो जाता है और साथ ही जमींदारनी को जादुई कलम के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि उसने छुपकर सब देख लिया था। अरे भीमा के पास तो जादुई कलम है, जिसमें जो कुछ भी लिखो सच हो जाता है। अब समझी, गांव के सब गरीब जमींदार जी के मोहताज क्यों नहीं रहे। इस कलम को तो अब मैं चुरा कर ही रहूंगी। उस दिन के बाद से जमींदार और जमींदारनी दोनों ही उस कलम को चुराने के लिए कोशिश करने लगते हैं और एक दिन जमींदारनी कलम को चुराने में सफल हो जाती है। जब वह कलम चुराकर घर पहुंची तो उस समय जमींदार घर पर नहीं होता।
कलम तो चुरा लाई, पर क्या यह असली है या नकली, इसके लिए जांच तो कर लूं। यही सोचकर जमींदारनी एक कागज लेकर उस पर लिखना चाहती है कि जमींदार की सारी संपत्ति डबल हो जाए, मगर गलती से लिख देती है जमींदार की सारी संपत्ति खत्म हो जाए। फिर क्या था, यह लिखते ही जमींदार की सारी संपत्ति खत्म हो जाती है और उसकी हवेली तक गायब हो जाती है। इसके साथ वह कलम भी अदृश्य हो जाता है और जमींदारनी चीख चीख कर रोती रह जाती है। जादुई हेयर बैंड। चमनपुर गांव में दीनू नाम का एक माली रहता था। उसका फलों का एक बड़ा बगीचा था। दीनू की एक बेटी थी जिसका नाम राशि था। राशि बहुत ही सुंदर थी, मगर वह जितनी सुंदर थी उसके बाल उतने ही भद्दे और बदसूरत थे। उसके बाल मोटे, रूखे और छोटे थे और लाख कोशिशें करने के बाद भी बढ़ते नहीं थे। अम्मा, इस तेल से भी कोई फर्क नहीं दिखा। मेरे बाल तो वैसे ही बदसूरत और भद्दे हैं। क्या करूं बेटी, तेरे बालों पर तो कोई तेल असर ही नहीं दिखाता। कितने तेल बदल कर देख लिए। मेरे बदसूरत बालों को देखकर मेरी सब फ्रेंड्स हंसती हैं। मुझे बहुत दुख होता है अम्मा। राशि को इस तरह दुखी देखकर दीनू उसे समझाता है। अरे तुम तो समझदार बेटी हो मेरी, इस तरह दुखी मत हुआ करो। देखना, एक दिन तेरे बाल सबसे सुंदर, लंबे और रेशमी होंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा बापू। बहुत जल्दी आएगा बेटा। दीनू के समझाने पर राशि को न जाने कैसी हिम्मत मिलती थी। वह खुश हो जाती थी और फिर उसके बालों के बारे में कोई कुछ भी बोले वह बुरा महसूस नहीं करती थी। ए राशि, तूने सर पर बाल उगा रखे हैं या झाड़, कितने भद्दे लगते हैं। इससे अच्छा तो यह है कि तू इसे कटवा ले और गंजी हो जा। ए नीना, इतना घमंड मत दिखा। देखना, एक दिन मेरे बाल तेरे बालों से भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे होंगे। पर कब? अगले जन्म में? इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज राशि अपने फलों के बगीचे में गहरी चिंता में बैठी हुई रहती है कि तभी दीनू वहाँ आता है। अरे, किस चिंता में डूबी हो राशि बेटी? बापू, कल सब लड़कियाँ मेला देखने जाएंगी, पर मैं नहीं जा पाऊंगी। तू क्यों नहीं जा पाएगी? तू भी जाना, तुझे मेला देखने मैं ले चलता हूँ। नहीं बापू, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे बदसूरत बाल तो देखो, लोग हंसते हैं इन्हें देखकर। बेटी, फिर से हिम्मत हार रही हो। हिम्मत रखो और भगवान पर भरोसा रखो। भगवान ये चिंता भी दूर कर देंगे। कल मेले में अवश्य चलना, समझी? इस तरह अपने बापू के समझाने पर राशि मेला देखने चली जाती है और फिर मेले में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह तरह तरह के हेयर बैंड बेच रही थी। बेटी, मुझसे एक हेयर बैंड ले लो। देखो, मेरे पास बहुत ही सुंदर हेयर बैंड है। पर मेरे बाल तो सुंदर नहीं है दादी। इस भद्दे बालों में हेयर बैंड लगाकर मैं क्या करूँगी? ऐसा मत बोलो बेटी, मेरा हेयर बैंड लगाओगी तो तुम्हारे बाल बहुत सुंदर दिखने लगेंगे। ये तेरी दादी का विश्वास है। बेटी, जब दादी इतने ही विश्वास से कह रही हैं तो एक हेयर बैंड खरीद ले। ठीक है बापू। यह कहकर राशि उस बुढ़िया से एक हेयर बैंड खरीद लेती है और घर आकर आईने के सामने खड़े होकर उस हेयर बैंड को अपने बालों में लगाती है तो दंग रह जाती है। उस हेयर बैंड को लगाते ही उसके बाल लंबे और रेशम जैसे मुलायम होकर कमर तक लटक जाते हैं। यह देखकर राशि के आश्चर्य का और खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अम्मा, बापू जल्दी आओ, देखो कैसा चमत्कार हो गया। मेरे बाल सचमुच बहुत सुंदर और लंबे हो गए हैं। राशि की आवाज सुनकर उसकी अम्मा और बापूजी वहाँ आ जाते हैं और जैसे ही उनकी नजर राशि के खूबसूरत बालों पर पड़ती है वे फूले नहीं समाते। अरे, ये तो सचमुच बहुत लंबे और रेशम के जैसे मुलायम हो गए। मेरी लाडो तो राजकुमारी बन गई। सच माँ? सच बेटा, पर यह सब चमत्कार हुआ कैसे? यह सब इस हेयर बैंड का चमत्कार है अम्मा। जैसे ही मैंने इस हेयर बैंड को लगाया मेरे बाल अपने आप ही लंबे और मुलायम हो गए। मैं ना कहता था कि हिम्मत रखो, एक दिन तुम्हारे बाल सबसे सुंदर होंगे। देखो, हो गए ना? हाँ बापू, यह सब उस दादी अम्मा की कृपा से हुआ है जिसने हमें यह हेयर बैंड दिया था। उस दिन से राशि के खूबसूरत चेहरे की तरह उसके बाल भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। वह जहाँ भी जाती है लोग उसके बालों की तारीफें करने लगते हैं। राशि, तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। काश मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे खूबसूरत होते। कोई बहुत महंगे वाले तेल इस्तेमाल करती होगी। कौन सा तेल इस्तेमाल करती हो? मैं कोई भी तेल इस्तेमाल नहीं करती। मेरे बाल तो कुदरती ही इतने सुंदर हैं।
ये कुदरती इतने सुंदर हैं, फिर तो तुम बहुत लकी हो, हमसे बहुत ज्यादा लकी हो राशि। अरे विनीता, मायूस मत हो, ये सब मेरे जादुई हेयर बैंड का कमाल है। अगर तुम मेरा हेयर बैंड लगा लोगी तो तुम्हारे बाल भी इतने सुंदर हो जाएंगे। अच्छा दिखाओ तो अपना जादुई हेयर बैंड। आशा और विनीता के कहने पर राशि उन्हें अपना हेयर बैंड दे देती है और फिर वे दोनों उस हेयर बैंड को अपने बालों में लगाती हैं। उनके बाल भी देखते देखते लंबे और रेशम के जैसे हो जाते हैं। यह देखकर वो दोनों खुशी से उछल पड़ती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, हमारे बाल भी खूबसूरत हो गए, लंबे और रेशम जैसे मुलायम बाल, सच में मजा आ गया। अब तो खुश हो ना तुम दोनों? हाँ, बहुत खुश। धन्यवाद राशि। धन्यवाद मेरा नहीं आशा, मेरे जादुई हेयर बैंड का करो। ठीक है राशि, धन्यवाद हेयर बैंड जी। इस तरह राशि अपने जादुई हेयर बैंड से बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं के बालों को खूबसूरत बनाने में मदद करती है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात उसी बुढ़िया से हो जाती है जिसने उसको हेयर बैंड बेचा था। बेटी, तुम अच्छा हुआ मिल गई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। पर क्यों दादी? क्योंकि गलती से मैंने तुम्हें अपना जादुई हेयर बैंड बेच दिया था और मेरी इस भूल का मुझे बहुत बड़ा दंड मिला। ऐसा क्या दंड मिला दादी? राशि के पूछने पर बुढ़िया सिर से कपड़ा हटाते हुए कहती है, ये देखो, मेरे सारे बाल गायब हो गए, मैं गंजी हो गई, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो क्या आपको यह हेयर बैंड वापस चाहिए दादी? हाँ, क्योंकि उसको लगाने के बाद मेरे सर पे बाल वापस आ जाएंगे। ठीक है दादी, मैं इसे आपको वापस कर देती हूँ। यह कहते हुए जैसे ही राशि हेयर बैंड को बालों से उतारती है, बुढ़िया उसे रोक देती है। रुको बेटी, इसे मुझे देने से पहले मेरी एक बात सुन लो। बोलो दादी, क्या कहना है? बेटी, अगर तुम इसको मुझे दे दोगी तो मेरे सर पर तो बाल आ जाएंगे, पर तुम्हारे सिर के बाल गायब हो जाएंगे। तुम मेरी तरह गंजी दिखोगी, इसीलिए सोच लो। इसमें सोचना क्या है दादी? तुम्हारे सिर पर बाल आ जाए, मेरे लिए वही खुशी की बात है। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ जो आपके एहसान को भूल जाऊँ। राशि की यह बात सुनकर बुढ़िया खुश हो जाती है और फिर देखते ही देखते एक सुंदर परी में बदल जाती है। यह देखकर राशि हैरान हो जाती है। आप कौन हैं? मैं परियों की रानी हूँ। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें जादुई हेयर बैंड दिया था। क्या अब आप इसे वापस लेने आई हैं? क्या मैं गंजी हो जाऊंगी? राशि की बात सुनकर परी हंसते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं राशि, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक लड़की हो और मुझे नेक बंदे बहुत पसंद हैं। तो क्या आप यह हेयर बैंड मुझसे वापस नहीं लेंगी? नहीं लूंगी। अब उसे तुम अपने पास ही रखो। जिसके बालों को चाहो खूबसूरत बनाओ, लोगों की खूब मदद करो। ऐसा कहकर परी अपने देश वापस लौट जाती है।